बताता हूँ कि शुगर की वजह से जो मर्दाना कमज़ोरी, जिनसी कमज़ोरी या नामर्दी, जिसको अंग्रेज़ी में ईडी कहते हैं, जो पैदा होती है कि उसकी अलामात क्या होती हैं, किस तरह शुगर का मरज़ ये मर्दाना कमज़ोरी, नामर्दी या जिनसी कमज़ोरी पैदा करता है और फिर इसका लॉजिकली इलाज कैसे किया जाता है। जब किसी को शुगर का मर्ज़ होता है तो पहली जो अलामत आती है उसमें इरेक्शन में कमी, जिसमें उज़्वे ख़ास में तनाव जो है उसमें कमी आ जाती है। और जब वो उज़्वे ख़ास में कमी आती है या इरेक्शन में कमी आती है और पर्सन अपनी वाइफ से जो अज़वाजी अमल है, सेक्सुअल इंटरकोर्स ठीक तरह से नहीं कर सकता, तो वो फिर परेशानी का शिकार होता है, अंडर कॉन्फिडेंट होता है और जिसकी वजह से फिर उसको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। तो साथ फिर वो उसमें फ़ौरन जल्दी होना या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का एलिमेंट भी आ जाता है। शुगर की वजह से क्योंकि टेस्टोस्टेरोन भी यूजली कम होता है बॉडी में, तो उसकी वजह से डिज़ायर का कम होना, वाइफ की तरफ रग़बत का कम होना, वो भी एलिमेंट आ जाता है। तो शुरू में तो ऐसा होता है कि इरेक्शन कम होती है या ड्यूरिंग इंटरकोर्स इरेक्शन खत्म हो जाती है या एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स इरेक्शन अगर थोड़ी भी हो तो वो भी मेंटेन नहीं रहती। लेकिन बाद में जब डायबिटीज़ ज़्यादा अरसे की होती है तो बिल्कुल इरेक्शन ज़्यादा कम हो जाती है कि बिल्कुल ही पर्सन जो है वो वाइफ से सेक्सुअल इंटरकोर्स या अज़वाजी अमल नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये शुगर किस तरह जो मर्दाना कमज़ोरी, नामर्दी या जिनसी कमज़ोरी, जिसको अंग्रेज़ी में ईडी कहते हैं, पैदा करती है। शुगर का एक साइड इफ़ेक्ट जो होता है या डायबिटीज़ का साइड इफ़ेक्ट न्यूरोपैथी या नर्व डैमेज, इसलिए आमतौर पे मरीजों के हाथ पांव की उंगलियां शुगर के मरीजों को सुन फील होती है या उसमें बर्निंग फील होती है, ये न्यूरोपैथी की अलामत होती है। जब और बाकी बॉडी की तरह पीनस की जो नर्व्स हैं वो भी डैमेज होती है, वहां भी न्यूरोपैथी होती है। इरेक्शन के लिए होता इस तरह है कि जब आप सेक्सुअली पर्सन अराउज होता है, स्टिमुलेट होता है, तो ब्रेन से कुछ सिग्नल्स आते हैं बॉडी में जिसकी वजह से बंदा एक्साइटमेंट फील करता है। फिर ये ब्रेन से जो सिग्नल है नर्वस सिस्टम के थ्रू जाके तो पीनस पे अमल करता है। यहाँ पीनस की नर्व से केमिकल निकलता है जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि खून की नालियाँ खुलती हैं, पीनस के जो पट्टे हैं वो ढीले होते हैं, खून का दबाव बढ़ता है, खून आके जमा होता है तो इरेक्शन आता है। फिर वो खास लेवल पे मेंटेन रहती है, इंटरकोर्स करते हैं। और डायबिटीज में ये होता है कि क्योंकि नर्व डैमेज होता है तो वो पीनस में जो केमिकल है इरेक्शन लाने वाला वो पूरी मिकदार में नहीं निकलता, जिसकी वजह से इरेक्शन में कमी आना शुरू हो जाती है। जब इरेक्शन में कमी आती है तो परफॉर्म नहीं बंदा कर सकता, तो वो डेफिनेटली अंडर कॉन्फिडेंट होता है, अपनी वाइफ के सामने भी उसको शर्मिंदगी फील होती है और दोबारा जब करना सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जाता है तो उसको ये फियर होता है कि मुझे शायद पूरी इरेक्शन ना आए या मैं कर ना सकूं। प्लस इसमें अगर वो ज़्यादा खराबी होती है कि वाइफ अगर कुछ कमेंट कर दे बॉडी लैंग्वेज या वर्बल लैंग्वेज या मजाक ही कर दे तो उससे और ज़्यादा वो उसको जो होती है ना वो परेशानी लाक होती है या अंडर कॉन्फिडेंट होता है, जिसको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कहते हैं। तो उसकी वजह से इरेक्शन में मजीद कमी आ जाती है, उसमें साइकोजेनिक एलिमेंट आ जाता है इरेक्शन में भी और टाइम में। तो इस तरह ये एक दो चीज़ों का बेसिकली दो मेन फैक्टर्स होते हैं, एक तो न्यूरोपैथी और दूसरा इसमें जो साइकोजेनिक ईडी का एलिमेंट वो भी आ जाता है। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन यूजली ये अपना डायबिटीज में कमी होती है, उसकी कमी की वजह से भी एक इरेक्शन में कमी आती है। अब डायबिटीज अपना जो ईडी या मर्दाना कमजोरी या नामर्दी जो है ना, उसकी दो मेन कैटेगरीज होती हैं, एक प्रीडोमिनेटली ऑर्गेनिक ईडी और नंबर दो प्रीडोमिनेटली साइकोजेनिक ईडी। प्रीडोमिनेटली ऑर्गेनिक ईडी में होता है कि डायबिटीज है जैसे या और कोई फिजिकल डिजीज या कोई मेडिसिन होती है जो मेन काज होती है,
लेकिन ये ऑर्गेनिक फैक्टर के साथ जो साइकोजेनिक ईडी वाला फैक्टर है वो सोसाइटी टू सोसाइटी, पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। यहाँ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, चूँकि ईडी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा और एक बहुत शेमफुल चीज़ होती है और इसके बारे में ये है कि ये ठीक नहीं होती और उसको ये ईडी का प्रॉब्लम हो उसको कहते भी न मर्द हैं, तो इसलिए फिर उसके जो इफेक्ट्स हैं बॉडी पे उसके साइको सोशल वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमारे कंट्री में, हमारे कल्चर में जो साइकोजेनिक एलिमेंट होता है ईडी में वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी पेशेंट में डिपेंड करता है कि डायबिटीज़ जितने ज़्यादा अर्से की होगी उतने न्यूरोपैथी या उसका जो ऑर्गेनिक फैक्टर है वो ज़्यादा होगा, लेकिन साथ उसके जो साइकोजेनिक फैक्टर है वो भी उसकी पर्सनैलिटी, उसके सर्कमस्टांसेस, वाइफ बिहेवियर, उसके साथ वो भी एक इम्पॉर्टेंट होगा। अब आ गया कि इसको इलाज कैसे करें। दो मेन फैक्टर्स होते हैं इसमें। एक तो जो ऑर्गेनिक फैक्टर है कि न्यूरोपैथी, नर्व डैमेज पीनस की है, वो उसको ट्रीट करना है, और दूसरा जो साइकोजेनिक एलिमेंट है जिसकी वजह से ब्रेन टू पीनस जो एक बैलेंस होता है उसमें डिस्टर्बेंस आती है, और वो भी इरेक्शन में कमी और टाइम में कमी, या जो फारग होते वक्त लेयर आती है उसमें कमी आती है। यहाँ तक तो न्यूरोपैथी या नर्व डैमेज का है, जो एक मरतबा हो जाता है उसको हम वापस नहीं कर सकते ना। हाँ, शुगर के अच्छे कंट्रोल और कुछ मेडिकेशन हैं, विटामिन हैं जिससे उसको कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाती है, वो करते हैं। साथ हार्मोन अगर इम्बैलेंस हो उसको बेहतर करते हैं, और साथ जो सेक्स थेरेपी काउंसलिंग से उसका साइकोजेनिक एलिमेंट है उसको ट्रीट करते हैं। अब होता यह है कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज हो जाए, फर्स्ट टाइम उसको ईडी का प्रॉब्लम आ जाए कि उसको इरेक्शन में, टाइम में कमी आना शुरू होती है, तो किसी को 2-4 साल से लेके 5-10 साल का फर्स्ट उसकी जो पहले कंप्लेंट आए कि अभी उसको इरेक्शन में या टाइम में और डिजायर में कमी आना शुरू हो गई, वाइफ से ठीक नहीं मिल रहा है, तो आमतौर पर यहाँ किया जाता है कि जो भी डायबिटीज का पेशेंट आए, उसका जी मुझे इरेक्शन कम होती है, उसको वक्ती तौर वाली इरेक्शन लाने वाली दवाइयाँ डॉक्टर एडवाइस करते हैं। उससे क्या होता है कि वो फिर मरीज उन दवाइयों का आदी हो जाता है। कुछ अरसे के बाद वो दवाई भी अपना असर छोड़ देती है, फिर और ज़्यादा मुश्किल होती है कि अब क्या किया जाए। इसलिए इसका जो लॉजिकल साइंटिफिक ट्रीटमेंट है कि हम दोनों फैक्टर, जो न्यूरोपैथी है उसको भी बेहतर करें, और जो साइकोजेनिक फैक्टर होता है या उसमें जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल में साइकोजेनिक फैक्टर की वजह से इम्बैलेंस होता है, वो तो 100% क्योरेबल होता है, उसको ठीक है। तो इसमें इसलिए अगर हम कम्प्रीहेंसिवली इलाज करें तो बहुत सारे पेशेंट में, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में जो इनिशियल फेज में फर्स्ट टाइम जिनको ईडी का प्रॉब्लम प्रेजेंट होता है, उनका नेचुरल सेक्सुअल फंक्शन रिस्टोर हो जाता है, उनको वक्ती तौर पर किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती वाइफ के पास जाने के लिए, अगर अपनी वो शुगर को कंट्रोल रखें और बाकी खुराक और एक्सरसाइज पे तवज्जो दें, तो उनके जो नेचुरल सेक्सुअल फंक्शन चलते रहे। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनमें नेचुरल फंक्शन रिस्टोर नहीं होते, उनमें फिर हम वक्ती तौर वाली मेडिकेशन जो होती हैं वो, या कोई वो पंप सिस्टम है, उन पे आना पड़ता है। इसके अलावा ऐसे होते हैं कि कुछ मरीज इस फॉर्म में आते हैं कि डॉक्टर ने उनको इनिशियल स्टेज पे वक्ती तौर वाली दवाई एडवाइस कर दी, जब भी शुगर हुई उसके बाद उन्होंने डॉक्टर साहब को बताया जाके कि जी मुझे जिनसी कमजोरी है या इरेक्शन में कमी है, उन्होंने वक्ती तौर वाली दवाइयों पे लगा दिया। कुछ अर्सा तक तो वो दवाइयाँ असर करती रहीं, तो उसके बाद वो दवाइयों ने भी असर छोड़ दिया। अब इन लोगों में भी, लेकिन इनमें लंबे अरसे की डायबिटीज होती है, 10-15 साल या 20 साल से भी ज़्यादा अरसे की। इन लोगों में यह न्यूरोपैथी, नर्व डैमेज का इम्पोर्टेंट होता है, साथ साथ उसके साइकोजेनिक एलिमेंट भी होता है। तो
इस सिलसिले में अगर हम जो करेक्ट कर सकते हैं वो जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल का इम्बैलेंस या साइकोजेनिक फैक्टर है उसको हम दुरुस्त करते हैं, टेस्टोस्टेरोन और दूसरे हार्मोन्स हैं उनको नॉर्मलाइज करते हैं, शुगर को बेहतर कंट्रोल करते हैं। तो इसमें भी डेफिनेट नंबर ऑफ पेशेंट ये होते हैं कि विदाउट मेडिकेशन वो रिस्टोर हो जाते हैं कि नेचुरल फंक्शन, और अगर नहीं तो जो बाकी लोग होते हैं उनमें कम से कम जो वक्ती तौर वाली दवाइयाँ टेबलेट्स होती हैं वो अपना काम करना शुरू करते हैं। इस सिलसिले में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरी जो पेपर प्रेजेंटेशन है कि डायबिटीज़ के वो पेशेंट जो वक्ती तौर वाली दवाइयाँ जिनको PDE5 इनहिबिटर कहते हैं उसको अगर असर ना करती हों, वो अपना असर छोड़ जाएं तो उसको कैसे इलाज करते हैं, इसमें मेरी वेबसाइट पे वो मेरी पेपर प्रेजेंटेशन है दैट इज देयर, वो आप देख सकते हैं। ये तो सारा हो गया इसके ट्रीटमेंट के बारे में और इलाज के बारे में। तो क्रक्स ऑफ द मैटर ये बताऊं, शुगर के बाद जब फर्स्ट टाइम किसी को इरेक्शन में या टाइम में कमी महसूस हो तो वक्ती तौर वाली दवाइयाँ PDE5 इनहिबिटर जिसमें जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव नाम सियालस या वायग्रा है वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। पहले नंबर पे ट्राई करना चाहिए कि इन मेडिसिन के बगैर शुगर को कंट्रोल करके बाकी सेक्स थेरेपी एंड काउंसलिंग से जो इम्बैलेंस है और सिस्टम उसको ठीक करके कुदरती इरेक्शन और सिस्टम को बहाल किया जाए। और अगर खुदा न खास्ता ना हो तो फिर तो मजबूरी होती है और वो बहुत कम लोगों में ऐसे होता है। अगर स्टिक के सहारे के बगैर ना चला जा सके तो स्टिक चलने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक आप स्टिक के सहारे के बगैर चल सकते हो तो फिर स्टिक चलने के लिए बहुत बुरी है। तो इसलिए ये है कि जब तक नेचुरल फंक्शन, देखिए मर्ज की किसी भी ट्रीट का एक प्रिंसिपल हमारे एलोपैथिक सिस्टम में है कि कुदरती जो नेचुरल फंक्शन है उसको रिस्टोर किया जाए। अगर नेचुरल इरेक्शन और नेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी रिस्टोर हो सकती हो तो वक्ती तौर पर ये दवाई पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। दूसरा ये है कि ये दवाइयाँ कुछ ब्लड प्रेशर और हार्ट की दवाइयाँ ऐसी होती हैं उसके साथ बिल्कुल नहीं दे सकते, कुछ की रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है, कुछ की एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन। इसलिए डॉक्टर के मशवरे के बगैर अपने तौर पर ये दवाई नहीं देना चाहिए, खासतौर पर हार्ट के पेशेंट्स को जो कुछ मेडिकेशन पे हों या हाइपरटेंशन की मेडिसिन पे, उनको जरूर डॉक्टर से पूछ के फिर लेना।